Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. आज है 4th ऑफ मई, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में. 3rd मई के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है और इस दिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया है इन्होंने. तो देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है इसमें, और इंडिया की परफॉर्मेंस 2023 के कंपैरिजन में कैसी रही है. एक कंपैरिजन हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट दिस ओवरऑल इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या रिफ्लेक्ट किया गया है, दैट विल सी टुडे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो मणिपुर के अंदर एथनिक टेंशंस, एथनिक वायलेंस जो चल रहा है, इसकी शुरुआत हुए 1 साल हो चुका है. तो एक क्विकली ओवरव्यू लेंगे, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन मणिपुर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में, बिकॉज आज एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर अगर हम ऑर्गन डोनेशन रेट देखें तो ये काफ़ी लो है. कितना ऑर्गन डोनेशन रेट है और इसके क्या रीजंस हैं कम होने के, और किस तरह इसे बढ़ाया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. एंड लास्टली, देयर इज़ अ अपडेट कमिंग फ्रॉम इजराइल हमास वॉर दैट हमास डेलीगेशंस आर मोस्ट लाइकली टू कम टू इजिप्ट फॉर द सीज फायर टॉक्स. तो क्या डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है, हो सकती है, एंड क्या इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, और ये किस तरीके से किस डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, वो हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे, विच इज़ अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024. तो हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है बाय RSF. देखिए, RSF अगर हम इसका फ्रेंच नाम देखते हैं तो इसका नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, लेकिन इसका बेसिकली अगर हम ट्रांसलेट करते हैं मीनिंग, इट बिकम्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है. नाउ इन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि अगर हम ओवरऑल इंडिया के स्कोर की बात करें, सबसे पहले इंडिया की ही परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो 36.62, अगर ये पहले से स्कोर मिला था लास्ट ईयर, उससे भी हमारा जो स्कोर है वो डिक्लाइन होकर 31.28 पे चला गया है. तो एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर हम स्कोर की टर्म्स में देखते हैं तो हमारी जो स्कोर वैल्यू है ये 2023 की कंपैरिजन में और ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है. हालांकि अगर हम हमारे रैंक की बात करें तो 2024 में और 2023 में हमारा क्या रैंक था, इस चीज़ को देखें. 2023 में वी वर रैंक्ड अबाउट 161, ये हमारा रैंक था, लेकिन इस साल 2024 में हमारा रैंक आया है 159. इस चीज़ को देखें, और यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओके, इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, दैट वी कैन क्लियरली सी कि रैंक इम्प्रूव हुआ है. लेकिन वहीं अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो स्कोर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू दी लास्ट ईयर. इस चीज़ को ज़रूर देखिए. अब होता क्या है, हमारे माइंड में ये बात आती है कि अगर स्कोर गिरेगा तो रैंक भी गिरेगा, ठीक है, यही होना चाहिए. लेकिन इस केस में क्या हुआ है 2024 में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उन्होंने कहा है कि स्कोर गिरने के बावजूद इंडिया का जो रैंक है उसमें हमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है. दिस इज़ बिकॉज इससे ऊपर जो रैंक में कंट्रीज़ थे, उन कंट्रीज़ का रैंक काफ़ी ज़्यादा स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर गिरने के बावजूद जो रैंक है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है. देखिए, हम जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, लास्ट ईयर 180 कंट्रीज़ में से 161 रैंक आना, ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है. दिस शोज़ कि जो प्रेस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं खतरे पे है.
इसे लेकर हमारी गवर्नमेंट ने पास्ट में इस इंटरनेशनल रैंकिंग को डिसमिस किया था एंड स्टेटिंग दैट कि ये जो इंडिया में प्रेस फ्रीडम को लेकर अपने कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो प्रेस है वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन या फिर एक प्रोपेगेंडा चला रही है, इसे स्टेट करते हुए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर इंडेक्स की फाइंडिंग्स को डिसमिस कर दिया था। बट तब से ही ये बार बार न्यूज़ में आता है और इस साल 161 से रैंक इम्प्रूव होकर 159 पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो 2023 के कंपैरिजन में फर्दर और डिक्लाइन हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, अब इस इंडेक्स के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर टॉप कंट्रीज़ कौन से हैं, तो सबसे ऊपर है नॉर्वे एंड डेनमार्क। और वहीं अगर हम ये देखें कि बॉटम में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, सो एट द बॉटम देर इज़ एरिट्रिया एंड सीरिया, ये सबसे लास्ट में है और ये उससे थोड़ा एक रैंक ऊपर है। सो एरिट्रिया एंड सीरिया इनकी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है और टॉप परफॉर्मर्स हैं नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, अब ओवरऑल रिसर्चर्स विदाउट बॉर्डर्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें, इट इज़ बीइंग थ्रेटन्ड एंड इट इज़ थ्रेटन्ड बाय those people who should be guaranteeing the press freedom, especially यहाँ पे political authorities को concern करते हुए ये कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है कि अगर हम ग्लोबल देखें तो ग्लोबल जो एवरेज पॉइंट्स आते हैं वो प्रेस फ्रीडम के ग्लोबली डिक्लाइन हुए हैं बाय 7.6। तो इस प्रेस फ्रीडम क्वेश्चनर में 5 कैटेगरीज होती हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, लीगल फ्रेमवर्क के तौर पे देखा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह प्रेस परफॉर्म कर रही है और सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इन सब 5 कॉन्टेक्स्ट के को मिलाकर एक स्कोर दिया जाता है। एंड यहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का स्कोर था, चाहे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो, लीगल हो, इकोनॉमिक हो और सोशियो कल्चर हो, इन सभी कंट्रीज़ में इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो स्कोर है वो ड्रॉप हुआ है। जस्ट सिक्योरिटी इंडिकेटर को छोड़कर बाकी सब में हमारा जो स्कोर है वो फर्दर ड्रॉप हुआ है। एंड ये यहाँ पे रिवील किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। तो कल का दिन 3 मई का दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की, बिकॉज मणिपुर में एज यू कैन सी द हेडलाइंस एज वेल, इट स्टेट्स दैट मणिपुर ग्रुप्स मार्क्स 1 year ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द क्राई फॉर पीस एंड जस्टिस। तो मणिपुर में जो वायलेंस, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक टेंशन्स जो वहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई, देखिए मणिपुर की वैसे भी जब हम बात करते हैं, इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एथनिक क्लैशेस। यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 कम्युनिटीज़ हैं, मेतीज़ एंड कुकीज़। इनके बीच में टाइम एंड अगेन जो एथनिक क्लैशेस हैं वो होते रहे हैं। ये क्लैशेस मेनली बिकॉज ऑफ कंपटीशन की वजह से अराइज होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इन दोनों ट्राइब्स के बीच में उनको एक्वायर करने का कंपटीशन है, लैंड डिस्प्यूट्स हैं और बहुत सारे हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल सस्पिशन है और टेरिटोरियल क्लेम्स को अचीव करने के लिए इन दोनों ही एथनिक ग्रुप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो फ्यूल्ड अप रहती है। मणिपुर की जो कम्युनिटीज़ हैं इनमें लैंड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसोर्स है। वही अगर हम मेती कम्युनिटी की बात करें, ये प्राइमरीली मणिपुर में जो इम्फॉल वैली जो है उसे इनहैबिटेट करते हैं एंड दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रीलोकेटिंग टू द हिली एरियाज, बिकॉज इनको एसटी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लैक ऑफ सेंस ऑफ डिप्रीवेशन था, ये जो कंपटीशन था फॉर लैंड ओनरशिप बिटवीन मेतीज़ एंड द अदर हिल कम्युनिटीज़, स्पेशली आसपास के जो नागाज़ हैं और कुकीज़ हैं, इस लैंड ओनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं ये एक कंपटीशन और एक कह लीजिए कि डिप्रीवेशन की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से थी। एंड इसे लेकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ने भी कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के बीच की इस टेंशन को बढ़ाया।
अब क्या हुआ कि मणिपुर के अंदर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, दे स्ट्राइव फॉर द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, कि उनकी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ पे भी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब कल्चरल डिफरेंसेस मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, ट्राइब्स हैं। हालांकि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, दिस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिचनेस ओनली। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, इस डाइवर्सिटी की वजह से मणिपुर में इन ट्राइब्स के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और जो टेंशन्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। एंड जिसके चलते अब जो रिसेंट हमने देखा कि जो रिसेंट इवेंट्स थे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत 3 मई के दिन लास्ट ईयर होती है, अगेन जो वैली के अंदर मेजॉरिटी में है मेती पीपल और जो हिली बेस्ड शेड्यूल ट्राइब है कुकी-जू पीपल, इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। एंड ये इसकी शुरुआत इसलिए हुई बिकॉज मणिपुर हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई कि अब वो मेतीज ट्राइब को भी एसटी कैटेगरी की लिस्ट के अंदर कंसिडर करें। बस तभी से कुकी-जू कम्युनिटी, जो एक ऑलरेडी एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर मेंशन्ड है, और मेती कम्युनिटी, इनके बीच में जो वायलेंस है इसकी शुरुआत होती है। एंड आज इसको लेकर 1 साल पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारे पास ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक न्यूज़ आर्टिकल आया है। आप इसकी हेडलाइंस देखें, इट सेज दैट ऑर्गन डोनेशन हिट बाय पुअर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ केसेस। यहाँ पे ये रिवील किया गया है कि इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन कम हो रही है, और इसके कम होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जहाँ पे भी कहीं कोई ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है या फिर ब्रेन डेथ हो जाती है, उस केसेस की पुअर आइडेंटिफिकेशन होती है, टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन नहीं मिलती कि इस पर्सन का ब्रेन जो है वो डेड हो चुका है। जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर जब ब्रेन डेड हो जाता है तो ऐसे केस में वो जो इंडिविजुअल हैं उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाता है। बट जब उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी, सर्टिफिकेशन ही नहीं होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। हालांकि ब्रेन डेथ की वजह से या फिर किसी और एलिमेंट की वजह से जो जो पोटेंशियल केसेस हैं जिस जहाँ पे डोनेशन हो सकती है, वो पोटेंशियल केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पुअर आइडेंटिफिकेशन की वजह से, सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से हमारा जो डोनेशन है रेट इंडिया के अंदर वो कम है। अगर आप देखें रेट ऑफ डोनेशन इंडिया में, इट इज़ रिमेनिंग एट लेस देन 1 डोनर पर 1 मिलियन पॉपुलेशन इन अ ईयर। 1 साल में 1 डोनर है हर 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे। सो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली लो डोनेशन रेट। एंड इसे लेकर अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो हैं, उन्होंने स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये कहा है कि जहाँ पे भी कोई पोटेंशियल ब्रेन डेथ केस आता है जो कि आईसीयू में एडमिट होता है, उसे सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाए और सर्टिफाई किया जाए, और ये इंक्वायर किया जाए कि क्या उनको बताया जाए कि दे हैव दिस पोटेंशियल ऑफ डोनेटिंग द ऑर्गन, क्या उस इंडिविजुअल ने ऑर्गन डोनेशन को लेकर पहले से कोई प्लेज ली हुई है या नहीं। अगर इंडिविजुअल ने नहीं सोचा कि वो ऑर्गन डोनेशन कर सकता है या नहीं, तो ऐसे केस में हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उनके फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि ये जो उनकी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं बिफोर द हार्ट स्टॉप वर्किंग, एंड फैमिली को कन्विंस करना और इंडिया में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाना। अब इसे लेकर हमारे पास एक एक्ट है विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट ऑफ 1999। इसके अंडर भी बहुत सारे SOPs हैं जिनके थ्रू कोई भी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है वो किसी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की हेल्प से जो भी इंक्वायरीज़ की जा सकती हैं, कहीं पे भी अगर ब्रेन डेड का केस आता है, वहाँ पे किस तरीके से सर्टिफिकेशन की जाए, किस तरीके से नोटिफाई किया जाए, ताकि जो डोनेशन है ऑर्गन्स का वो एक सही टाइम पे शुरू हो सके। तो ये एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं। सो हमास इज़ गोइंग टू सेंड अ डेलीगेशन टू इजिप्ट फॉर सीज फायर टॉक्स। तो इजिप्ट में सीज फायर टॉक्स के लिए हमास अपने डेलीगेशंस को भेजने वाला है। सो इंटरनेशनल मीडिएटर्स जो हैं, दे आर ट्राइंग कि इज़राइल और हमास के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए जिससे कि गाज़ा में जो वॉर चल रही है उसे एंड किया जा सके। तो काफ़ी महीनों से कभी नेगोशिएशन शुरू हो जाती थी, कभी रुक जाती थी,
कभी कितनी बार सीज फायर का एफर्ट किया गया है, एंड नाउ इजिप्ट और अमेरिका के जो मीडिएटर्स हैं वो जो यहाँ पे नेगोशिएशंस करवा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है, एंड देयर आर साइंस कि जल्द ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है हमास और इज़राइल के बीच में। नाउ बट द क्वेश्चन इज़ दिस, जो मेन क्वेश्चन है कि क्या इज़राइल इस वॉर को एंड करेगा, क्योंकि इज़राइल ने तो ओपनली कहा है दैट इज़राइल्स गोल इज़ टू डिस्ट्रॉय दी हमास। तो अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, विल इज़राइल एक्सेप्ट द एंड टू दिस वॉर, बिकॉज उन्होंने तो ये गोल पूरा इस्टेब्लिश कर रखा है। अब अभी रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया कि इस वॉर की वजह से जो इकॉनमी है उसका कितना बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी वॉर रुक जाती है, इट विल टेक अंटिल 2040 2040 तक जो सब घर सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हो गया है इस वॉर की वजह से, जस्ट जो कि सिर्फ 7 महीने चली है, इट विल टेक सो मैनी ईयर्स टू रीबिल्ड ऑल दोज होम्स जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बम्बार्डमेंट की वजह से, ग्राउंड इन्वेजन की वजह से। और इसका जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी हमारी इन द सेंस कि जो इज़राइल और स्पेशली गाज़ा की जो इकोनॉमी के ऊपर हुआ है, इट विल सेट बैक द डेवलपमेंट ऑफ जनरेशंस इन द डार्क। एंड अगर लड़ाई आगे कंटिन्यू होती है तो ये जो कंडीशन है ये फर्दर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। तो हो सकता है कि बहुत जल्द एक सीज़ फायर हमास और इज़राइल के बीच में हो। देखने वाली बात होगी कि उस नेगोशिएशंस में कौन कौन सी गारंटीज़ जो हैं वो हमास को मिलती हैं और बदले में इज़राइल जो अपने हॉस्टेजेस के रिलीज़ की डिमांड कर रहा है वो किस हद तक यहाँ पे पूरी होती है। So that is all for today. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.